नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। संभवतः संविधान की हमारी 4 क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी और हमने अभी तक संविधान सही से शुरू नहीं किया जो आप पढ़ो, क्योंकि संविधान शुरू करने के पहले संविधान के बारे में जानना, उसकी भूमिकाएं बनाना ये बेहद ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें संविधान में पूछी जाती हैं कि ब्रिटिश शासन और भारत शासन में अंतर क्या था, धीरे धीरे संविधान भारतीयों को कैसे मिला, कौन कौन थे संविधान को देने वाले, किसने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या देशी रियासतें पूरी तरह शामिल हो गई या पूरी तरह नहीं शामिल हुई। बहुत सारे मन में प्रश्न होंगे, उन चीज़ों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा और इसके बाद जो क्लासेस शुरू होंगी वो आपकी कोर संविधान की होंगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक जो मैंने क्लास लिया वहाँ से बनते ही बनते हैं आज की क्लास को मिला के। जैसे कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन की जो व्यवस्था थी वो भारतीय शासन व्यवस्था को कहा जाता है विरासत में दिया गया है। भारतीय शासन व्यवस्था को ब्रिटिश ने विरासत में दिया। बहुत सारी चीज़ें वास्तव में ब्रिटिश ने विरासत में ही दिया। जैसे कि एग्जाम्पल 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, सब लोग जानते हो। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, मतलब ये लकीर थी, कह सकते हो। जो 15 अगस्त 1947 था ये लकीर थी। भारत आज़ाद हुआ ना, भारत को आज़ादी मिली और ब्रिटिश शासन का यहाँ पे अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 के बारे में भी जानते होंगे। क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया। संविधान के द्वारा भारत को क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित कर दिया गया। इसके पीछे कड़ी क्या है, हमको ये जानने की ज़रूरत है कि इन दोनों के बीच की कड़ी क्या थी, कैसे धीरे धीरे संविधान अस्तित्व में आया। जैसे जब संविधान बन के आ गया, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, उसके बाद भी समस्याएं आई कि भारत के सामने समस्या क्या थी कि भारत को क्या कहते हैं, भारतीय गणतंत्र कैसा हो, भारत को गणतंत्र कैसे बनाया जाए। जैसे सत्ता के साथ साथ ब्रिटिश शासन ने विरासत में क्या दिया, ये भी प्रश्न हमारे साथ है कि ब्रिटिश शासन ने सत्ता तो दिया और उसके साथ ब्रिटिश शासन ने विरासत में भारत को क्या दिया। जैसे स्वाभाविक रूप से अगर कहा जाए तो ब्रिटिश शासन भारतीय शासन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश संस्था या शासन को बनाए रखा किसने? भारत ने बनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, जो अच्छी खासी थी, उसको भारत ने मेंटेन करके रखा और जो परिवर्तन करने लायक था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन किया। मतलब कुछ परंपराएं, कुछ चीज़ें थी जो भी आपको बताएंगे कि ये ब्रिटिश की परंपरा थी जिसको भारत ने अपनाया और जो अपना नहीं सका उसको क्या कहते हैं, भारत ने नेग्लेक्ट किया। जैसे ब्रिटिश शासन में भारत को राजनीतिक दृष्टि से संगठित किया गया था, एकीकृत किया गया था, तो भारत ने भी उसको क्या कहते हैं, संगठित और एकीकृत करके रखा। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रभाव क्या था कि संपूर्ण देश का शासन एक सूत्र में बांध दिया गया था। संपूर्ण देश का शासन एक सूत्र में बंधा था, मतलब ब्रिटिश शासन ही कंट्रोल करती थी। और भारत ने भी संविधान बनाया तो क्या किया, पूरे संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने की बात कही और ये पूरे संविधान में निहित है। जैसे अंग्रेजों ने भारत में लोकतांत्रिक शासन की बहुमूल्य परंपरा की छाप छोड़ी या बहुमूल्य परंपरा की शुरुआत की। जैसे जनता के लिए जनता द्वारा जो स्थापित शासन व्यवस्था था वो आधुनिक काल में आंदोलन ने सिखाया। जानते हो कि नहीं, वो आधुनिक काल में आंदोलन ने सिखाया। और संविधान में क्या किया गया, संविधान में उन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे मेंशन किया गया। जैसे संघीय प्रणाली भारत में 1935 में अपनाई गई, शासन के अधिनियम द्वारा ये भी विनियमित किया गया। 1919 कहा जाता है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिनियम केंद्र में आया था, प्रांतों की शक्ति का स्पष्ट विभाजन हो गया था। तो 1919 और 1935 बेहद इंपॉर्टेंट था। तो कहने का मतलब पहले से भी मांगे हो रही थी संविधान सभा की, लेकिन जो धीरे धीरे संरचना आपके सामने आएगी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा कहने का मतलब जैसे कहाँ पे मांग हुई, इन चीज़ों को कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे सबसे पहले संविधान की मांग अगर देखा जाए तो 1895 की बात बताएं आपको। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज विधेयक की स्थापना करने की बात की थी। स्वराज विधेयक शब्द इन्हीं का था ना, 1895, चाहे तो नोट कर लेना। 1895 में किसका? बीजी तिलक जी का था। उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे क्या कहते हैं तो फिर 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। हरिजन पत्रिका में इन्होंने लिखा था संविधान सभा के लिए कि संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, 1922 में हमें फिर देखने को मिलता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 1928 में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की जाती है। जो बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की जाती है, पीटी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1928 वाला बम्बई सर्वदलीय
सम्मेलन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। इसमें क्या कहा गया था, इसमें भारत के संविधान के लिए आधारभूत सिद्धांतों की स्थापना की गई थी और संविधान को निर्धारित करने की बात कही गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, कितने, 1928 के बाद बढ़ोगे 1939 में, ठीक है। 1939 में क्या किया गया, 1939 में एम.एन. राय ने क्या कहा था, एम.एन. राय ने संविधान सभा की बात उन्होंने भी कही और औपचारिक रूप से कही, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके आगे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की, संविधान सभा की मांग की, ठीक है, 1935, ठीक है, यहाँ 29 कर लेना, ठीक है, सर्किल अब सही हो गया। उसके बाद फिर जैसे धीरे धीरे इतिहास में आप लोग पढ़ोगे, इतिहास में क्या चीज़ें देखने को मिलेगी कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, युद्ध के बाद भारत को संविधान देने की बात वहाँ पे की गई कि युद्ध हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार तो भारत को संविधान दे देंगे। 1946 में इसी के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने भी कहा था, उसने भी कहा कि संविधान सभा के गठन का मार्ग हम तैयार करेंगे, प्रशस्त करेंगे। इसके लिए क्या कहते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन आया था जिसमें पढ़ा जाता है, क्वेश्चन भी पूछता है, 3 लोग आए थे, कौन कौन थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने संविधान के गठन का एक मार्ग तैयार किया और उन्होंने किया क्या, 389 सदस्य की नियुक्ति की और उसमें से 296 क्या थे, 296 ब्रिटिश थे और 93 देसी रियासत थी। जब संविधान सभा में पहले बैठक की बात की गई तो 289, ठीक है, और 93 देसी रियासत थे। अब यहाँ से कहानी आपको समझना है, ठीक है। जो 289 ब्रिटिश थे और 93 देसी रियासत से, इनमें से जो सीटों का डिसीजन किया जाना था वो 10 लाख लोगों पे 1 लोगों को, ठीक है, समझ में आया, जो अभी भी शायद चला आ रहा है। फिर ब्रिटिश प्रांत ने क्या किया, जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी उसको 3 खंडों में बांट दिया गया। जो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे उनको किस पे आधिपत्य था, उनको मुस्लिमों पे करना था, सिख पे करना था और किस पे करना था, और सामान्य लोगों पे करना था, ठीक है, सामान्य लोगों पर करना था राज अपना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हाँ, इसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं पहली बैठक हुई, पहले तो चुनाव हुआ था। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस को भारी मतों से बहुमत मिला था, ये आप भी जान रहे हो। कांग्रेस 208 सीटों से आगे थी और क्या कहते हैं, जो देसी रियासत के लोग थे, देसी रियासत के जो लोग थे वो पहले से ही संविधान के खिलाफ थे, संविधान को नहीं मानते थे, शामिल नहीं होना चाहते थे, संविधान की मांग का कोई रणनीति इनकी नहीं थी। इन्हें कितनी सीटें प्राप्त हुई, इन्हें 73 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए याद रखना, बताना कि 73 के बाद अभी क्या कहते हैं, जब भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान बनता है, तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे शामिल होते हैं, देसी रियासत के चले जाते हैं, और जो नहीं शामिल होता है उनको क्या कहते हैं, फिर कैसे शामिल किया जाता है, ये भी चीज़ें आपको जानना है। ये सिर्फ एक कहानी है, बस समझते चलिए। जो 93 सीटें नहीं मिली, हमने बता दिया क्यों नहीं मिली आपको, ठीक है। जैसे कि आगे देखोगे, जो मेन क्वेश्चंस जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछता है, ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया। अब यहाँ से आपका यूपीपीसीएस फेवरेट क्वेश्चन पूछते शुरू करते हैं। उसके तो मुझे लग रहा है कि अब वाला जो पार्ट होगा वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और एग्ज़ाम में कभी ना कभी आपसे टकरा ही जाएंगे। जैसे प्रस्ताव के बारे में पूछता है या और भी बहुत सारी चीज़ें पूछता है। फिर जब इसके बाद की कहानी पे आप आगे बढ़ोगे तो क्या होना क्या था, जब कांग्रेस जीत के आई 208 सीट से, ठीक, तो हुआ क्या, 9 दिसंबर, यहाँ से समझिएगा, 9 दिसंबर 1946 की बात है, संविधान सभा की पहली बैठक होनी थी और पहली बैठक हुई जिसमें कितने लोग आए, 211 सदस्य उपस्थित हुए। ध्यान रखना, ये संविधान सभा की पहली बैठक थी, इसमें 211 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, आप समझ में आया। और किसने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और यहीं पे कहा कि हमें स्वतंत्र पाकिस्तान बनाना है, ठीक है। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, ठीक है, और यहीं पे इन्होंने पाकिस्तान की मांग कही। अब कहानियाँ आगे पढ़ाएंगे कि पाकिस्तान की मांग किसने की, कैसे धीरे धीरे प्रस्ताव में आया, कौन इसके खिलाफ था, कौन फेवर में था, लेकिन अभी तो सिर्फ संविधान की शुरुआत का एक मूल ढांचा समझ लीजिए, ठीक है। और क्या हुआ, देसी रियासत तो पहले से ही इनकार कर रहे थे संविधान सभा का, इसलिए देसी रियासत कह सकते हो शामिल नहीं हुए ना, क्योंकि
मुस्लिम लीग हट गई यहाँ से, 211 सदस्य ही आए मात्र। अदेशी रियासत तो आएंगे नहीं क्योंकि वो तो पहले ही संविधान से इनकार कर रहे थे, कुछ जो छोड़े मोड़े आने थे वो आए। फिर क्या हुआ, फिर 28 अप्रैल 1947 तक 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान में आए। देशी रियासतों के 6 प्रतिनिधि, 6 राज्यों के प्रतिनिधि। पहले जो रियासतें होती थी वो इस नाम से थी, या इन्हीं 6 राज्यों के नाम को आपको बताएं। रीवा के राज्य आए, उदयपुर के आए, बड़ौदरा के आए, पटियाला के आए, बीकानेर के आए, ठीक है। ये 6 राज्य के लोग आए, हो गया ना, जयपुर, ठीक है। 6 राज्यों के प्रतिनिधि धीरे धीरे शामिल हुए। शामिल कैसे हुए, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, उन्होंने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत कर दी। जब उन्होंने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की, फिर क्या हुआ, फिर अधिकांश देशी रियासतें भारत में अपने आप शामिल हो गई, ठीक है। अधिकांश देशी रियासतें भारत में जो छिटकी बिटकी थी, नहीं शामिल होना चाहती थी, वो अपने आप शामिल हो गई। जब पाकिस्तान के अलग होने के प्रस्ताव को पारित किया, तब योजना बनाई भारत विभाजन की तब, और उसके बाद क्या हुआ, जो भारत में मुस्लिम रहना चाहते थे वो भी क्या कहते हैं, शामिल हुए, ठीक है। भारतीय जो क्षेत्र के मुस्लिम थे जिनको भारत में रहना था वो भी शामिल हुए। उसके बाद फिर मेन कहानी आती है आपके उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव लाता कौन है, उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीयों के लिए था क्या, और क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के पहले की कहानी क्या थी, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए कि यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी हमने बताया, इसके बाद भी जो बताऊँगा वहाँ से भी फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे। बात क्या है, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव के पहले की कहानी, 19 दिसंबर 1946 की कहानी अभी हमने आपको बताई थोड़ी देर पहले। फिर 19 दिसंबर 1946 को एक बैठक होती है, और कहाँ होती है, होती कहाँ है कि वर्तमान संसद भवन, जो अभी प्रेजेंट टाइम में संसद भवन है, उसके केंद्रीय कक्ष में एक बैठक होती है। और पहली बैठक जब होती है तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखना, ये फर्स्ट मीटिंग होती है वर्तमान संसद भवन में, और अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे, ठीक है, एस.टी. सिन्हा को बनाया जाता है। मतलब इनकी अध्यक्षता में पहली बैठक संविधान सभा की होती है। फिर 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और उन्हीं के साथ साथ एच.सी. मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, और बी.एन. राय जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने मिलेगा, बी.एन. राय जी को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया, ठीक है। बस थोड़ा सा और बढ़ोगे, अब ये कहानी क्लियर होती जाएगी। फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। ये जो हम बता रहे हैं आपको, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और इसमें क्या कहते हैं, संवैधानिक संरचना की, संवैधानिक ढांचे की एक क्या कहते हैं, मूल रूप से या व्याख्यायित क्या कहते हैं, ढांचा प्रस्तुत हुआ, जिसमें क्या कहते हैं, क्या क्या कहा गया। जैसे अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीयों के लिए क्या था। फिर क्या हुआ, इसके बाद जब 22 जनवरी 1947 को मीटिंग होती है तो सर्वसम्मत से इनके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है। जो इन्होंने शामिल किया था वो 22 जनवरी 1947 को शामिल कर ली जाती। अब पूछोगे आप, उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या। उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसी चीज़ें थी जो मेंस में लिखने की आ सकता है, या फिर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, और 4-5 पॉइंट में देखिए पूछ लेगा इनमें से शामिल कौन सा नहीं था उद्देश्य प्रस्ताव में। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का पहला बिंदु क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। सबसे पहला बिंदु उद्देश्य प्रस्ताव का ये था कि भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाया जाएगा, ठीक है। देखो कहानी सुनना, भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाया जाएगा। और दूसरा पॉइंट था कि जो ये संप्रभु होगा वो कौन होगा, देश की जनता होगी, भारत के देश की जनता होगी, और इसी भारत के देश की जनता को समानता दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट था समानता, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है। ये सारी कहानियां हैं। और फिर इसी में चौथा पॉइंट क्या था, देखो ये सारे मेंस के प्रश्न हैं, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। ये सारे मेंस के प्रश्न हैं, और पीटी में, यूपीएससी में पूछ सकता है, या फिर पीसीएस में फैक्चुअल में पूछ सकता है। फिर अगला क्या था
कि विभाजन के बाद से क्या कहते हैं, जब इनको स्वतंत्रता होगी तो कहा गया कि क्या कहते हैं, इनको धर्म की स्वतंत्रता होगी, विचार की स्वतंत्रता होगी, ये कहीं कहीं पर आ सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इनकी भी स्वतंत्रता इनको होगी। उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी बात कही गई कि इन्हें वैचारिक स्वतंत्रता होगी, धार्मिक स्वतंत्रता भी होगी। और अगला पॉइंट क्या था कि अल्पसंख्यकों और SC ST के क्या कहते हैं, हित की सुरक्षा की जाएगी। जो अल्पसंख्यक थे और SC ST थे उनके हित की भी सुरक्षा की जाएगी। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें ले आएंगे संविधान उद्देश्य प्रस्ताव में, तो बातें क्यों नहीं मानी जाएगी? बातें मानी तो जाएंगी ही जाएंगी। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे फिर संविधान सभा की समिति तैयार होती है, और समिति में क्या कहते हैं, जब समिति तैयार होती है तो समिति में कई लोग बनाए जाते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जब उद्देश्य प्रस्ताव को मान लिया गया उसके बाद संविधान सभा की समिति गठन हुई, जहाँ से संविधान को अंतिम सिरे पर लाने का प्रयास किया गया, ठीक है। और जो समिति बनती है उस समिति में कुछ सदस्यों को भी जोड़ा गया, जैसे एक संघीय समिति थी इस समय, आपको पता होगा, ठीक है, संविधान संघीय समिति और संविधान शक्ति समिति थी, ठीक है, संविधान शक्ति समिति थी और संविधान, ठीक है, प्रांतीय समिति थी। सारी चीज़ों को देखना, संविधान संघीय शक्ति समिति, संघीय समिति, शक्ति समिति और प्रांतीय समिति, और एक और थी राज्यों की समिति, ठीक है। देखो इनमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक, राज्यों की समिति। अब जो ये संविधान की संघीय समिति थी, राज्यों की समिति थी और संविधान शक्ति समिति की, तीनों के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, ठीक। और ये जो आपके संविधान की प्रांतीय समिति थी, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पीटी में पूछता है, ठीक। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई आपके सामने। उसके बाद फिर बहुत सारी समितियां थी, संविधान की नियम समिति थी, और क्या कहते हैं, बहुत सारी समितियां बनाई गई, जैसे झंडा समिति थी। झंडा समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है। मूल अधिकारों की समिति थी या अल्पसंख्यक समिति थी, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है आजकल। जो इस समय समिति में मूल अधिकार की समिति और अल्पसंख्यक की समिति, वो भी वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। झंडा समिति में राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, और एग्जाम में एक कहानी की तरह जैसे बताने का प्रयास किया हूँ, बहुत पीछे से लेके आगे तक इस तरह का तैयार करना पड़ेगा। जैसे इसके आगे की कहानी भी पढ़ना, इसके आगे आप बढ़ोगे 46 के बाद 47 से लेके 48 तक की घटनाओं में क्या क्या चीज़ें नहीं थी, तब संविधान कैसे जाके तैयार हुआ। जैसे 21 फरवरी 1948 की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, 21 फरवरी 1948 को क्या कहते हैं, प्रारूप बनाया गया संविधान समिति का, और संविधान समिति का जब प्रारूप बनाया गया तो पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया इसी डेट को, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा का पहला प्रारूप गठित किया। प्रारूप में हुआ क्या, प्रारूप में पहले सबसे पहले 315 अनुच्छेद थे, याद रखना 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी संविधान के पहले प्रारूप में, ठीक। ये चीज़ मत भूलना कभी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर दूसरा प्रारूप आया। दूसरा प्रारूप में क्या था देखना, वो किस डेट को आया आपसे पूछ सकता है कभी कभी। पहला प्रारूप आपको 21 फरवरी को बता दिया, फिर दूसरा प्रारूप अक्टूबर में आया था, ठीक है। फिर दूसरे प्रारूप के बाद वाचन होता है, देखो ये क्रम भी पूछता है, पहला प्रारूप आता है, फिर दूसरा प्रारूप आता है, फिर दूसरे प्रारूप के बाद 3 वाचन होते हैं, याद रखना 3 वाचन होते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला वाचन कितना, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चलता है 1948, ठीक है। पहला वाचन, ठीक, 4 से 9 नवंबर 48 तक चलता है। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक कितना चलता है, 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, ठीक है। देखो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। फिर तीसरा वाचन जो होता है वो 14 नवंबर से 28 नवंबर 1949 तक चलता है, 14 नवंबर से, ठीक है, कितना 28 नवंबर 1949 तक चलता है, ठीक है। ये आपको याद हो गया, ये तीनों वाचन का क्रम पूछता है। तीनों वाचन के बाद फिर क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो मेंशन की गई थी, लाई गई थी, क्या कहते हैं, वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कह सकते हो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। देखो ये बेहद ज़रूरी है,
24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान जो बचा कुचा पार्ट था सारा का सारा पोर्शन कहा जाता है कि शेष संविधान को इसी डेट को लागू कर दिया गया और इसी डेट को कहा जाता है कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? 26 जनवरी 1950। ठीक है। और एक कहानी और जो आपके सामने कभी कभी देखने को मिलती है वो क्या थी कि 26 किस डेट को, 26 जनवरी 1930 को ही क्या कहते हैं स्वराज दिवस मनाया गया था। किसने मनाया था? स्वराज दिवस मनाया गया था, कांग्रेस ने मनाया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखना। फिर यहाँ तक आपका संविधान आके तैयार होता है जिसको तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, जो कहानी आपको बताया वहाँ से वहाँ तक लेके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगता है। पहले का पीसीएस होता आज के 7-8 साल पहले का तो ये भी पूछते था कितना खर्च हुआ, कितने देशों से लिया गया। जो देशों से लिया गया है वो तो ठीक है, पूछा जाएगा कि 60 देशों से बहुत सारी चीज़ें संविधान में समाहित की गई, इसीलिए मेंस का क्वेश्चन बनता है कि इसको उधार का थैला क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको बताएंगे किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है। ये एक क्वेश्चन तो फिक्स है पीसीएस में आना। ठीक, उसके बाद फिर कितना खर्च हुआ ये भी चीज़ें पूछता है कि 64 लाख रुपए खर्च हुआ। जानने की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है ना, संविधान को संपूर्ण बनाने में 64 लाख रुपए खर्च आए थे, ये भी पूछता है। तो इस तरह की चीज़ें ठीक है, जानना जरूरी भी है, जानते रहो। तो यहाँ तक आपका संविधान का प्रस्ताव पूरा का पूरा घोषित हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को क्या कहते हैं पारित किया और क्या कहते हैं इन्हों को संविधान का पिता माना जाता है। यहाँ तक की कहानी आपको ये इंगित होती है कि संविधान को या पूर्ण रूप में आने में किस किस तरह की कठिनाइयाँ शामिल करना पड़ा। कैबिनेट मिशन आया, अगस्त प्रस्ताव आया और फिर उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीयों के लिए क्या था और देशी रियासतें कैसे शामिल हुई और कौन से प्रांत नहीं शामिल हुए, कौन से शामिल हो गए थे। फिर संविधान के बाद किन किन प्रांतों का विलय किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने एक फ्रेमिंग के रूप में तैयार हो गई। अब जब संविधान का ढांचा बन के आपके सामने तैयार हो गया तो संविधान की अगली कड़ी में जब हमारा अगला क्लास होगा तो उसमें फिर आर्टिकल 1 से लेके फिर बताएंगे आपको थोड़ी कहानियां भारत के राज्यों के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नागरिकता से शुरू होगी और कोशिश यही करेंगे कि नागरिकता का एक क्लास हो, मूल अधिकार का एक क्लास हो, मौलिक कर्तव्य का एक क्लास हो, इस तरह से क्लासेस ले। इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो बेसिकली 12-15 क्लासेस बची होंगी जिनमें कोशिश यही करेंगे कि जहाँ से प्रश्न आता है वही चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।